मॉर्निंग एवरीवन। अब आज जो हम लेकर आए हैं ये हमारे अपने पिछले जो क्लासेस अपन ने करी है भारत से संबंधित, भारत की सामान्य जानकारी, उससे संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल है जो आपकी कई प्रतियोगिताओं में और हमारे कई कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारी 12th 11th क्लास है उनके अंदर जो 20 शब्दों के जो सवाल आते हैं उनमें इस प्रकार के कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें पहला क्वेश्चन लिया है कि जो 0 डिग्री अक्षांश व देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। आप सभी को मैंने अपनी क्लासेस में बताया है कि 0 डिग्री अक्षांश व देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका, तो आप देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। और जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। जैसे आपकी ये 0 डिग्री है अक्षांश रेखा, ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं और दूसरे शब्दों में इसको हम विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा क्योंकि ये पूरे भूभाग के बिल्कुल बीचम बीच स्थित है, इसलिए इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं और इसको विषुव नाम की वजह से इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये हमारी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया है, आपको इसको और अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आगे जैसे आपकी है ये जो बीचम बीच आपकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये आपकी कौन सी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, हम इसको ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं और दूसरे शब्दों में इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका अगला सवाल है इसमें कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। आप सभी को मैंने पहले बताया है कि जो हमारा भारत है उसकी स्थिति इस जगह पर है, ठीक है, हमारे भारत की स्थिति इस जगह पर है। ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। तो भारत की स्थिति जब इस तरफ है तो ये आपकी ग्रीनविच रेखा के किधर आ रहा है, पूरब में आ रहा है, ठीक है, और आपकी भूमध्य रेखा के उत्तर में आ रहा है। तो इसका मतलब भारत की स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये वाला है आपका पूर्वी गोलार्ध, ये वाला है आपका पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और ऊपर वाला है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आगे आप देखिए तीसरा सवाल है आपका कि भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, ठीक है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी अक्षांशीय स्थिति कितनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर द्वीपों सहित पूछी जाती है तो द्वीपों सहित जो आपकी अक्षांशीय स्थिति होगी वो 6 डिग्री 45 मिनट से आपकी 37 डिग्री 6 मिनट तक आएगी, ठीक है, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये होगी द्वीपों सहित, ठीक है, द्वीपों सहित आएगी आपकी। मतलब इसका आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है। जो 5वें नंबर का आपका सवाल है वो क्या है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द्वीपों सहित भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है। तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति कितनी है तो आपकी मुख्य भूमि की है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट जैसे आपका सवाल आता है कि भारत की अक्षांशीय विस्तार में कितना अंतर है, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उसमें कितना अंतर है। मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के लगभग है। तो जब हम 37 डिग्री 6 मिनट में से, मतलब ये 6 मिनट क्या है, 06 मिनट है, 60 मिनट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, 8 डिग्री 04 मिनट है। मतलब कि
आपका ये 60 मिनट नहीं है, ये 40 मिनट नहीं है, ये कितना है 37 डिग्री 06 मिनट और 8 डिग्री 04 मिनट। मतलब हम जनरली भाषा में इसको 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट कहते हैं। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 29 डिग्री 02 मिनट, या दूसरे शब्दों में एक है हम कहें कि 29 डिग्री 2 मिनट। तो आपके जो भारत के अक्षांशीय विस्तार में कितना अंतर है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में आपके 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर है। आगे आपका सवाल आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और कहाँ स्थित है, तो आपको जो इसका आंसर दे रहा है कि आपके पूरे भारत का, मतलब द्वीपों सहित जो आपके भारत का दक्षिणतम बिंदु है, बिल्कुल दक्षिण भाग है, वो कौन सा है आपका इंदिरा पॉइंट है, और वो कहाँ पर है आपका निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सवाल है कि कर्क रेखा कौन से डिग्री अक्षांश रेखा है और जो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट कर चुकी हूँ। आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब रूप में समझना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, प्लेलिस्ट में जाके मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपको इनको बहुत अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो जैसे आपका क्वेश्चन है, कर्क रेखा आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत किस दिन होता है। आपका कर्क रेखा पे जो सूर्य लंबवत होता है, ये आपकी जैसे कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, आपकी उत्तरी अक्षांश जो रेखा है कर्क रेखा, इस पे सूर्य लंबवत कब होता है आपका 21 जून को। 21 जून को आपकी कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत होता है और 22 दिसंबर को आपके मकर रेखा पर होता है। यहाँ पे नीचे जो आपकी आती है 23.5 डिग्री मकर रेखा, दक्षिणी अक्षांश जो है ये मकर रेखा है, यहाँ पर आपका जो सूर्य लंबवत होता है वो 22 दिसंबर को होता है। और जो ये आपकी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर जो आपका सूर्य लंबवत होता है वो साल में 2 बार, एक तो 21 मार्च को होता है और दूसरा आपका होता है 23 सितंबर को। 2 बार आपका भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, क्योंकि जब सूर्य आपका पूरा जो इधर से आप इधर तक आता है तो बीच में आपका इधर 21 मार्च को होगा इधर, और इधर से इधर आएगा तो इस प्रकार से आपका 23 सितंबर को होगा। तो आपका सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत कब होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, और कर्क रेखा पर होता है 21 जून और मकर रेखा पर होता है आपका 22 दिसंबर को लंबवत। आगे आपका 10वां सवाल, निम्न में से किन राज्यों में 21 जून को हमारी परछाई हमारा साथ छोड़ देती है। कितनी बजे, ठीक 12 बजे के आसपास, मतलब ठीक 12 बजे के आसपास ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें 21 जून को हमारी परछाई हमारा साथ छोड़ देती है। तो आप अब देखेंगे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जो भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों में ही ठीक 12 बजे हमारी परछाई क्या होगी, हमारा साथ छोड़ देगी। तो जैसे आपके ऑप्शन में आ जाता है कि निम्न में से ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें 21 जून को ठीक 12 बजे हमारी परछाई हमारा साथ छोड़ देती है। तो जैसे आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे दिया, आपके ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दे दिया, आपके ऑप्शन में मध्य प्रदेश दे दिया, और आपके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दे दिया। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से आपकी जो कर्क रेखा है वो होकर गुजरती है। तो जो आपके 8 राज्य हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों में आपके 21 जून को ठीक 12 बजे के आसपास आपकी परछाई आपका साथ छोड़ देती है। नेक्स्ट आपका सवाल है 11वां, कर्क रेखा की सर्वाधिक और न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। आप देखेंगे आपकी जो कर्क रेखा है, ठीक है, भारत में जो कर्क रेखा है इसकी सर्वाधिक लंबाई
और न्यूनतम लंबाई किस राज्य में? कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उन 8 राज्यों में सर्वाधिक लंबाई जो है वो आपकी मध्य प्रदेश में आती है और न्यूनतम लंबाई आपकी इधर की तरफ जो त्रिपुरा एक राज्य आता है वहाँ पर आती है। तो आपका सर्वाधिक लंबाई आपकी मध्य प्रदेश, न्यूनतम त्रिपुरा। अब आगे आपका आ जाएगा भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? जो आपका ये भारत वाला भाग है, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है भारत वाला जो आपका पार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे कि भारत वाले हिस्से के अंदर आपकी जो ये इधर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में आपकी 82.5 डिग्री जो है ये पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका इधर की तरफ उत्तर प्रदेश आ जाता है, इधर आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, इधर आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, इधर आपका उड़ीसा आ जाता है, इधर आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। इस प्रकार से भारत के 5 राज्यों से आपकी ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी होगी? आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपकी भारत की मानक समय रेखा है। नेक्स्ट आपका सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी है? भारतीय मानक समय रेखा तो मैंने आपको बता दी अभी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी होगी? आपकी ग्रीनविच रेखा, मतलब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वही आपकी क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा होगी। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होगा पूरे विश्व की। आगे है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका सवाल है भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? अब आपने देखा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो तो इंदिरा पॉइंट है, इधर की तरफ इंदिरा पॉइंट है और इधर कन्याकुमारी है, ठीक है। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है और भारत का उत्तरतम जो बिंदु है वो कौन सा कहलाएगा? इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट आपका सवाल है कि 2 पहाड़ियों के बीच के रास्ते को हम क्या कहते हैं? जो 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता है उसको हम दर्रा कहते हैं। उस दर्रे को तिब्बती भाषा में हम ला कहते हैं, जैसे जोजिला, नाथुला, शिपकिला। दर्रे को अंग्रेजी भाषा के अंदर हम क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला इंदिरा कॉल, तो कॉल को, दर्रे को इंग्लिश में कहते हैं। भारत की प्राकृतिक व कृत्रिम सीमा कौन सी है? भारत की प्राकृतिक सीमा कौन सी होगी? जैसे भारत का ये वाला जो भाग है ये मोस्टली आपका इधर वाला जो भाग है वो हिमालय पर्वत श्रेणियों से ढका हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ से चाइना वाला पार्ट है, यहाँ आपका नेपाल वाला पार्ट है, यहाँ भूटान वाला पार्ट है, तो जो आपकी ये वाली सीमाएं हैं ये कैसी है? प्राकृतिक सीमा है, क्योंकि ये आपकी पर्वत, पठार, बर्फीले क्षेत्र इन सब से ढकी हुई है, मतलब प्राकृतिक चीज़ों से ढकी हुई है। तो आपकी ये वाली जो सीमा है ये प्राकृतिक सीमा है, जबकि जो भारत की ये वाली जो सीमा है जो आपकी पाकिस्तान और भारत से लगती है ये आपकी मानव निर्मित सीमा है, ठीक है। मानव निर्मित मतलब कृत्रिम सीमा है आपकी। अब आगे हमारा सवाल है कि भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई और चौड़ाई। तो आपकी भारत की जो ये वाली लंबाई है, भारत की जो आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर। जबकि ये पूरब से पश्चिम की जो आपकी चौड़ाई है ये है आपकी 2933 किलोमीटर। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये 2933 है और ये 3214 किलोमीटर है। यहाँ पर है आपकी 3214 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से अब आपका नेक्स्ट सवाल है जैसे कि कैप एवं क्रीक किसे कहते हैं? कैप क्या होता है आपका? जो भारत का ये जो निचला हिस्सा है, ठीक है, भारत का जो ये निचला हिस्सा है ये आपका काफ़ी नीचे तक समुद्र में अंदर घुसा हुआ है। मतलब ऐसा स्थल का ऐसा भाग जो पानी में या जल में काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ हो, इसको हम कहते हैं कैप। जैसे कि आपकी अफ्रीका के अंदर यहाँ पर एक टाउन शहर है जिसको हम कहते हैं कैप टाउन। तो जो काफ़ी हिस्सा
स्थल का जो काफ़ी हिस्सा जल में घुसा हुआ हो, डूबा हुआ, उसको हम कहते हैं कैप। और ऐसा हिस्सा, जल का ऐसा हिस्सा जो स्थल में काफ़ी अंदर तक हो, जैसे यहाँ पर आपका गुजरात का एक ऐसा पार्ट है जो स्थल में काफ़ी अंदर तक है, इसको हम कहते हैं क्रिक। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी एक जगह आती है सरक्रिक, ठीक है, यहाँ पर आता है कैप कैमरिन। तो इस प्रकार से क्रिक होता है जो जल का ऐसा भाग जो स्थल में काफ़ी अंदर तक हो, उसको कहते हैं क्रिक, और स्थल का ऐसा भाग जो जल में काफ़ी अंदर तक हो, उसको कहते हैं हम कैप। नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो जो आपका इधर वाला, ये पश्चिम से पूरब वाला जो विस्तार है, ये आपका देशांतरीय विस्तार है, जो कितना आएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट से आपका है 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसी प्रकार से भारत का पश्चिम व पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का एकदम पश्चिम बिंदु कौन सा है आपका? गुजरात के अंदर एक जगह आती है गोरमाता वाला क्षेत्र, और यहाँ पर आपका बिल्कुल पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश वाला बिल्कुल पूर्वी बिंदु हो जाएगा आपका। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? आपका भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? भारत विश्व के 2.4% भाग पर स्थित है। मतलब ये आपका पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है। इस पूरे विश्व में जो आपका भारत वाला हिस्सा है, बस जो भारत जितने भाग पर स्थित है, तो ये जो आपका भाग है ये पूरे विश्व का आपका 2.4% है। अब आगे है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा जो बाकी देशों से लग रही है या स्थलीय भाग से लग रही है, वो कितनी है आपकी? 15,200 किलोमीटर। मतलब जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। इसी प्रकार से जो भारत की जलीय सीमा है, जो भारत की जल वाले हिस्से से लग रही है, जैसे इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर नीचे हिंद महासागर, तो जल से लग रही है वो कौन सी सीमा है आपकी? जलीय सीमा। तो वो कितनी है आपकी? 6100 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो जलीय सीमा है वो द्वीपों सहित कितनी है, या हम इसे दूसरे शब्दों में तटीय सीमा भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूरे भारत की जो ये वाली जलीय सीमा, इन सबको मिलाते हुए जो आपकी भारत की द्वीपों सहित जलीय सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है आपकी 7516.6 किलोमीटर। अब आगे है आपके कि भारत के पूर्व व पश्चिम व दक्षिण में कौन से महासागर है? आप सभी देखेंगे कि भारत के पूरब में कौन सा सागर है? इधर है आपका, यहाँ पर है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर है आपका अरब सागर, और दक्षिण में है आपका हिंद महासागर। मतलब इस भारत के पूरब में है आपका बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? मैंने पहले भी आपको बताया अपने वीडियो में कि जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ में? यहाँ पर आपका एक देश है बांग्लादेश, ठीक है। वैसे यहाँ पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या चाइना है या नेपाल है या भूटान है, म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है। तो जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, इन सभी पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमाओं में जो सबसे लंबी सीमा भारत की लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके अलावा जो आपकी भारत की सबसे छोटी जो सीमा किस देश के साथ लगती है आपकी? अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। यहाँ पर जो भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है आपकी? अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट आपका सवाल है, भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? अब आप देखेंगे कि जो आपका भारत है, आप इधर की तरफ देखेंगे कि जो आपका भारत है, इस भारत के ये वाला जो हिस्सा है आपका, इधर ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये जो हिस्सा है ये कौन सा है आपका? गुजरात वाला हिस्सा। तो गुजरात की जो हिस्सा है, जो सीमा है, वो काफ़ी कटी फटी है
और समुद्र तटीय सीमा का मतलब क्या है, जितने भी यहाँ समुद्र तट पर स्थित राज्य है, जैसे यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ आपका इधर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। तो इन सभी राज्यों में जो समुद्र तट पर स्थित राज्य हैं, इन सभी राज्यों में जो भारत की सबसे लंबी, सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा है वो कौन से राज्य की है, आपकी गुजरात राज्य की। और इसी प्रकार से जो आपका नेक्स्ट है कि सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा कौन से राज्य की है, तो सबसे छोटी है यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है आपका गोवा। गोवा की जो सीमा है वो सबसे छोटी है और गुजरात की जो सीमा है वो सबसे लंबी है। मतलब भारत के समुद्र तटीय राज्यों में सबसे लंबी जो समुद्र तटीय सीमा है वो गुजरात की है और सबसे छोटी है वो गोवा की है। अब उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट सवाल कि भारत व पाक की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, भारत और पाक की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आप इधर देखेंगे, ये आपका भारत है और यहाँ आपका पाकिस्तान है। तो ये जो आपकी सीमा रेखा है ये कौन सी रेखा कहलाती है, आपकी इधर कहलाती है आपकी रेड क्लिफ। ठीक है, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ। उसके बाद में नेक्स्ट आपका सवाल है कि इधर पाक व अफ़गान की सीमा रेखा या भारत व अफ़गान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर है, इधर एक छोटा सा इधर की तरफ से टच होता हुआ है अफ़गानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर आपका अफ़गानिस्तान टच हो रहा है। तो जब पाकिस्तान पहले भारत का एक पार्ट था, तो चाहे आप पाक अफ़गान बोल लो चाहे भारत अफ़गान बोल लो, तो इन दोनों की जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान या पाक अफ़गानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं डुरंड रेखा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर आपका है चीन, तो भारत और चीन की जो सीमा लगती है, इस सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा। इसी प्रकार से जो भारत और बांग्लादेश की लग रही है इसको हम कहते हैं ज़ीरो लाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ज़ीरो लाइन। अब नेक्स्ट आपका सवाल है भारत और श्रीलंका के बीच का पुल कौन सा है। तो भारत और श्रीलंका, यहाँ पर आपका श्रीलंका वाला पार्ट है, तो ये जो आपका पुल है ये कौन सा पुल है, आपका आदम का पुल। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच का वो जो पुल है वो कौन सा है, आदम का पुल। उसके बाद है आपका पाक स्ट्रेट व मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है। पाक स्ट्रेट है आपका इधर और मन्नार की खाड़ी है आपकी इधर। तो यहीं आपका पाक स्ट्रेट है और यहाँ आपकी मन्नार की खाड़ी है। आगे आपका जो सवाल है वो है मकर रेखा पर सूर्य लंबवत किस दिन होता है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपका जो मकर रेखा है उस पर सूर्य लंबवत कब होता है, आपका 22 दिसंबर को। मकर रेखा पे सूर्य लंबवत होता है 22 दिसंबर को। मतलब 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको हम मकर रेखा कहते हैं, जिस पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होता है। आगे है आपका इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका जो दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह निकोबार में इंदिरा पॉइंट, इस पॉइंट को हम और किस नाम से जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन द्वीप, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि समय गणना के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। समय गणना के लिए हमेशा देशांतर महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी स्थान विशेष का, किसी जगह का समय निकालना होता है तो वहाँ पर हमेशा देशांतर को यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में आपके हमेशा कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। आगे है आपका सवाल भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु एवं संपूर्ण भारत के दक्षिण बिंदु में कितना अंतर है। अब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट। और आपका जो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, आपका इंदिरा पॉइंट। संपूर्ण भारत का है इंदिरा पॉइंट। तो आपके 8 डिग्री 4 मिनट में से 6 डिग्री 45 मिनट को जब आप माइनस करोगे तो आप किस प्रकार से करोगे, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट को हम 0.4 मिनट बोलेंगे और 6 डिग्री 45 मिनट इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो जब आपके 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 डिग्री
उधार लेते हैं। वैसे तो उधार लेते तो मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे 10 हो जाता है, लेकिन आपके 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, इसलिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट होंगे। तो यहाँ जब 1 डिग्री उधार लेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री 64 मिनट हो जाएंगे। 60 में 4 प्लस हो जाएगा तो ये 64 मिनट हो जाएंगे। तो फिर जब हम 6 डिग्री 45 मिनट को माइनस करेंगे तो आपका जैसे 14 में से 5 गए तो आपके कितने बचे, 14, 9 बच्चे इधर, 5 में से इधर 4 गए तो 1 बचा, यहाँ पर भी आपका 1 बचा। तो आपका कितना आया, 1 डिग्री 19 मिनट। मतलब कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट है और पूरे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1 डिग्री 19 मिनट आपका अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपना अगला सवाल लेते हैं। अगला आपका सवाल है अंतरराष्ट्रीय। आगे आपका जैसे नेक्स्ट सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से भारत का समय कितना आगे है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ आपका ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है। अब भारत की मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो भारत का समय है वो कितने घंटे आपके आगे है, कितना टाइम आपका आगे है। मतलब अगर यहाँ पे कोई देश है, जैसे आपका यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है, आइलैंड है, तो यहाँ का कोई देश है और यहाँ भारत है, तो यहाँ जिस देश का टाइम होगा उस टाइम से भारत का टाइम कितने घंटे आगे होगा, तो उसका राइट आंसर होगा आपका 5.5 घंटे। मतलब 5.5 घंटे जो है वो भारत का टाइम आपका आगे होगा। ठीक है, कहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से भारत का जो समय है वो आपका 5.5 घंटे आगे होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत के पश्चिम से पूर्वी बिंदु का जो समय है वो कितना आगे है। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, ये जैसे भारत का आपका बिल्कुल पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, और ये भारत का बिल्कुल पूर्वी बिंदु है। तो जो भारत का पश्चिमी बिंदु है, इस पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु का जो समय है वो कितना आगे होगा। हमेशा आपको पता है कि पूरब में समय आगे होता है, क्योंकि सूर्य सबसे पहले पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो पूरब का समय आगे होता है। तो पश्चिम से, भारत के पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक जो पूर्व का समय है वो कितना आगे होगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई जगह है जिसका समय आपके 2 बज रहे हैं, तो उससे कितना आपका यहाँ आगे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो आपका लगभग कितना होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आपका समय होगा लगभग 2 घंटे आगे होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उसे देखेंगे तो आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट हमारा सवाल है भारत के देशांतरी विस्तार में कितना अंतर है। तो आपका जो भारत का देशांतरी विस्तार है, जैसे यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पर है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। तो हम 97 डिग्री 25 मिनट में जब 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। जैसे आप 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करेंगे तो 15, 8, 1 या 29 डिग्री 18 मिनट आएगा। मतलब जो भारत के देशांतरी विस्तार का जो अंतर है वो 29 डिग्री 18 मिनट है और लगभग 2 घंटे आगे है। उसके बाद आगे है आपका उगते सूरज की भूमि या सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जापान, क्योंकि जापान जो है वो आपका बिल्कुल कहाँ पे स्थित है, पूरब में स्थित है। यहाँ पर आपका एकदम पूरब में स्थित जो एक जगह है वो कौन सी आपकी, जापान। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर आता है आपका। एशिया महाद्वीप में जापान एक देश है जिसको हम सूर्योदय का देश या उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नववर्ष की जो सूर्य की पहली किरण है वो किस जगह पड़ती है, तो नववर्ष की सूर्य की पहली किरण कहाँ पड़ेगी, क्योंकि 1 जनवरी आपका क्या होता है, नववर्ष होता है और 22 दिसंबर के आसपास आपका सूर्य लंबवत होता है मकर रेखा पर जो दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर आपकी एक जगह है कौन सी, न्यूजीलैंड। यहाँ आपकी दक्षिण में एक जगह है न्यूजीलैंड। तो
नववर्ष की जो सूर्य की पहली किरण है वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर पे पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के आसपास जो आपका सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड। भारत के एकदम पूर्व में स्थित राजधानी किस राज्य की है? अब अगर आपसे पूछा जाए भारत के एकदम पूर्व में स्थित राजधानी किस राज्य की है, अब जैसे हमने आपको बताया कि भारत का बिल्कुल पूर्वी बिंदु तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। भारत का बिल्कुल पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे राजधानी पूछ ली जाती है कि भाई भारत की ऐसी कौन सी राजधानी है जो बिल्कुल पूर्वी बिंदु पर स्थित है, तो उसका आंसर होगा आपका नागालैंड, क्योंकि नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा वो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी से भी पूर्व में स्थित है। तो भारत की पूर्व में स्थित जो राजधानी है, बिल्कुल पूर्व में स्थित राजधानी है, वो कौन से राज्य की होगी? नागालैंड राज्य की, जो है कोहिमा। आगे आपका है जैसे सवाल कि न्यूजीलैंड या दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों की छुट्टियां कब होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो सूर्य है वो आपका लंबवत 22 दिसंबर जनवरी के आसपास होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य लंबवत होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि इस टाइम पर आपकी जो गर्मी है वो इस जगह पे बहुत अधिक रहती है। तो जो न्यूजीलैंड है यहाँ पर आपकी जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में होती है। जैसे हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों की छुट्टियाँ मई जून में होती है, वैसे ही दिसंबर के आसपास आपका दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है, तो यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ आपकी होती है दिसंबर से फरवरी के बीच, ठीक है। आज तक जो भी मैंने अभी तक आपको जो इतने भी सवाल करवाए हैं या जितने भी अपने पिछले वीडियो बनाए हैं, उन सभी वीडियो से संबंधित ये सारे सवाल हैं जिनको मैंने अपने पिछले वीडियो में और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप इन सवालों के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो पहले आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके मेरे पिछले वीडियो को देखें, और कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू।